नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का ही। चलिए बेटा डिस्कस करते हैं। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला था बेटा लैम्डा ई क्यू इज इक्वल्स टू के बाई सी ई क्यू। और एग्जैक्ट रिलेशन क्या होगा ये डिपेंड कर रहा था हमारा किस पर। ये डिपेंड कर रहा था बेटा इस बात पर के और सी ई क्यू की यूनिट्स क्या होंगी, राइट। तो के और सी ई क्यू की यूनिट्स क्या होंगी, इसके बेसिस पर हमारे अलग अलग फॉर्मूले डेवलप हो गए थे। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारे पास सी ई क्यू है ये है कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन का मतलब बना हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम। ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं आपसे। अब मान लें कि हमारे पास द वॉल्यूम, कोई एक वॉल्यूम है, द वॉल्यूम containing one equivalent of the electrolyte। अगर हमारे पास कोई वॉल्यूम V है जिसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट या 1 इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट है, तो हम CeQ को लिख सकते हैं 1 बाई VE, ऐसे लिख सकते हैं VEQ। VEQ मतलब वॉल्यूम विच कंटेन 1 इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, और इस VEQ को हम इक्विवेलेंट वॉल्यूम भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट वॉल्यूम। तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम को हम डिफाइन कर सकते हैं बेटा, वो वॉल्यूम जिसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट या 1 इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट हो। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इस टर्म को VEQ is equals to 1 by CEQ, और 1 by CEQ को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन आ जाएगा, लैम्डा EQ इज इक्वल टू के इंटू 1 बाई CEQ। इसको हम लिख सकते हैं K इंटू VEQ, लैम्डा EQ को। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूलेशन आ गया के और इक्विवेलेंट वॉल्यूम के साथ रिलेशन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। अब क्योंकि ये C था हमारे पास, ये वाला C, द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम, और इक्विवेलेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम नॉर्मेलिटी भी लिख सकते हैं, दैट इज नॉर्मेलिटी। तो हमारे पास अपना जो फॉर्मूला चेंज होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, लैम्डा EQ इज इक्वल्स टू K इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी, और जिसकी यूनिट्स हम आपसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये हमारे पास फाइनली फॉर्मूला यूज करने के लिए तैयार है, हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके थे, मतलब यहाँ तक हमने मोटा मोटी टेंटेटिव कर चुके थे। अब इसी के जैसा मिलता जुलता है हमारे पास मोलर कंडक्टेंस। विच कंडक्टेंस? मोलर कंडक्टेंस। तो नेक्स्ट टर्म आएगी हमारे पास मोलर कंडक्टेंस। अब ये जो मोलर कंडक्टेंस है इसको हम लिखते हैं लैम्डा m से। अब जितनी भी हमने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की है बेटा, जितनी भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की है पहले, जहाँ पर भी हमने साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट लिखा, या फिर हमने वहाँ पर यूनिट्स और बदल दी, जैसे साइमन्स मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट कर दिया,
तो जितनी भी हमारे पास टर्म थी, जहाँ पर भी हमने इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट यूज़ किया था मोलर कंडक्टेंस में, हम वहाँ पर मोल यूज़ कर लेंगे और कोई चेंज नहीं है बेटा। तो अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की डेफिनेशन देखें तो वो थी द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस ऑब्टेन्ड बाय वन इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। वन इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, आप देख सकते हैं डेफिनेशन अगर आपने लिखी होगी तो, इन एनी सॉल्यूशन। तो अब अगर हम मोलर कंडक्टेंस की बात करें तो डेफिनेशन बिल्कुल कॉपी पेस्ट करनी है, बस वन इक्विवेलेंट की जगह आ जाएगा वन मोल, और जहाँ जहाँ पर इक्विवेलेंट है या जहाँ जहाँ इक्विवेलेंट है वहाँ पर मोल हो जाएगा और कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पर भी हम बिल्कुल वही कॉपी पेस्ट की डेफिनेशन लिख देते हैं, द मोलर कंडक्टेंस या द कंडक्टिंग पावर, उसी डेफिनेशन को रिपीट कर देते हैं, द कंडक्टिंग पावर of all the ions obtained by how many moles? One mole of an electrolyte in any solution, in any solution। ये आ गया बेटा हमारे पास। तो जैसा फॉर्मूला पहले थे वैसे ही अब भी होगा। लैम्डा ई क्यू था हमारे पास के बाई सी ई क्यू, हमने यहाँ रिपीट कर दिया उसको। अब इसी के जैसा ही हमने फॉर्मूला बना देना है। क्या फॉर्मूला बना देना है? लैम्डा एम इज इक्वल्स टू के बाई सी एम, और सी एम हो जाएगा हमारे पास मोलर कंडक्टेंस। सी एम बन जाएगा हमारे पास मोलर कंडक्टेंस। ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस था, ये मोलर कंडक्टेंस हो जाएगा। अगर इसी फॉर्मूले को यहाँ रिपीट करें हम, तो लैम्डा एम इज इक्वल्स टू के इंटू 1000 बाय मोलैरिटी बन जाएगा। यस लालप्रीत, सर बोलो। सर आपने सीएम क्या बताया? सी एम है मोलर कंडक्टेंस, सी एम है मोलर सॉरी, ये सी एम है कंसंट्रेशन, आई एम वेरी सॉरी, ये सी एम है हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन। ये क्या थी बेटा? सी ई क्यू। सर ये इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन थी, तो ये कौन सी कंसंट्रेशन हो गई? सर मोलर। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब हो गया कंसंट्रेशन इन मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यस सर। तो कंसंट्रेशन इन मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या बन गया आपके पास? मोलैरिटी। सर मोलैरिटी। मोलैरिटी, तो हमने यहाँ मोलैरिटी लिख दिया। ठीक है? यस सर। ओके। तो जो फॉर्मूले हमारे पहले थे बेटा वही फॉर्मूले रहेंगे, बस इक्विवेलेंट की जगह क्या आ जाएगा? मोल। मोल आ जाएगा, पर मोल आ जाएगा। क्लियर है इतना? तो यहाँ हमारे पास जो यूनिट बनेगी वो क्या यूनिट बनेगी? साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो ऊपर से कॉपी कर लिया हमने यहाँ से। और पर इक्विवेलेंट की जगह क्या आ जाएगा? पर मोल। पर मोल आ जाएगा। सेम फॉर्मूला, कोई चेंज नहीं है। राइट? यस सर। हाँ, आप इसको यहाँ पर और भी प्रीवियस फॉर्म की तरह से लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा था, अभी रिपीट भी कराते जा रहे हैं। लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू के इंटू वी ई क्यू लिखा था अभी हमने। V is the volume which contain 1 gram equivalent या 1 equivalent of an electrolyte, यही था ना? यस सर। तो लैम्डा m को कैसे लिखें? लैम्डा m इज इक्वल टू के इंटू वी एम, और वी एम क्या बन गया हमारे पास? वी एम बन गया हमारे पास द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो वी एम हो गया हमारे पास द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, the volume of solution which contain how much amount? 1 mole। 1 mole क्या? of electrolyte। ठीक है बेटा? यस सर। कोई डाउट तो नहीं इतने पॉइंट पर? नो सर। ओके, चलो तो म्यूट कर देते हैं आपको।
अब हमारे पास दो फॉर्मूले डेवलप हो गए बेटा। एक हुआ लैम्डा m इज इक्वल्स टू k इंटू 1000 बाई मोलैरिटी, और दूसरा हुआ लैम्डा eq इज इक्वल्स टू k इंटू 1000 बाई नॉर्मेलिटी। तो अगर हम किसी भी सॉल्यूशन के लिए लैम्डा m और लैम्डा eq का रिलेशन निकालेंगे बेटा, तो क्या रिलेशन आएगा हमारे पास? नॉर्मेलिटी बाय मोलैरिटी आएगा बेटा। और अगर हम नॉर्मेलिटी को बदल दें मोलैरिटी इनटू n फैक्टर में, वैलेंसी फैक्टर या n फैक्टर, तो डिवाइड बाय मोलैरिटी आ जाएगा, और मोलैरिटी से यहाँ मोलैरिटी कैंसिल आउट हो गई। तो आपके पास लैम्डा eq इंटू n फैक्टर इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टेंस। मतलब हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को मोलर में और मोलर कंडक्टेंस को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में बदल सकते हैं किसी भी गिवन सॉल्ट के लिए। देख लीजिए बेटा, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है इतने पार्ट पर, सिर्फ हमने डेरिवेशन किया, इसका ड्राइव किया। अब एन फैक्टर थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, वैसे तो हम कई बार कर चुके हैं। अब क्योंकि हम यहाँ किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, तो ये कोई रिडॉक्स विडॉक्स का एन फैक्टर तो होगा नहीं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसे सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में जाकर आयंस फर्निश करेंगे, आयंस जनरेट करेंगे। जैसे अगर मान लें आपने लिया HCl, एक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये बनाएगा H प्लस आयन एंड Cl नेगेटिव, और H प्लस आयन और Cl नेगेटिव बनाएगा तो इसका n फैक्टर होगा 1। तो इसका इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस बराबर हो जाएगा, लैम्डा eq इज इक्वल्स टू लैम्डा m। इसकी नॉर्मेलिटी मोलैरिटी सेम है। बट मान लो आपने यहाँ पर सॉल्ट बदल दिया, जैसे या कंपाउंड बदल दिया, H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट लिया, तो H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट आपको 2 H प्लस आयन देगा और साथ में सल्फेट आयन देगा। इसका n फैक्टर हो गया हमारे पास 2। तो अगर हम यहाँ से देखें तो n फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस में हम यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, आप कोई और सॉल्ट ले सकते हो, कोई और सब्सटेंस ले सकते हो। जैसे अगर मान लो हमने लिया एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, तो ये एक सॉल्ट है। अगर हमने इसको पानी में डालें, एक्वस सॉल्यूशन बना लें, तो ये बनाएगा ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस एंड 3 टाइम्स ऑफ SO4 2 नेगेटिव, ऐसा बनेगा। तो जब हम सॉल्ट का n फैक्टर लेते हैं और कोई रिडॉक्स नहीं हो रहा, सिर्फ डिसोसिएशन हो रहा है, तो n फैक्टर होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी 11th क्लास में भी। तो n फैक्टर क्या होता है? n फैक्टर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज ऑन कैटायन और ऑन एनायन। तो यहाँ कितना चार्ज है हमारे पास? +6। यहाँ कितना चार्ज है हमारे पास? -6। आपको मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है मतलब वैल्यू हो गई 6। तो n फैक्टर के बेसिस पर या विद द हेल्प ऑफ n फैक्टर वी कैन चेंज द इक्विवेलेंट टू मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। देख लीजिए बेटा, इफ एनीबडी हैविंग एनी डाउट, तो हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, तो हम शॉर्ट में लिखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल filled with 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन। आप समझ सकते हैं मोलर का मतलब मोल्स पर लीटर है, इज 100 ओम। तो आपके पास है KCl का सॉल्यूशन है, उसका रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओम है। इफ द रेजिस्टेंस of cell filled with 0.02 molar
KCl सॉल्यूशन, इस बार हमने कंसंट्रेशन चेंज कर दी, 0.02 मोलर KCl का सॉल्यूशन लिया और उसकी रेजिस्टेंस आई हमारे पास 520 ओम, राइट। अब आपको फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, ध्यान से सुनिए, कंडक्टिविटी, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, यानी कैलकुलेट K, कैपिटल K, एंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.02 मोलर, मोलर मतलब यहाँ हो गया मोल्स पर लीटर, KCl सॉल्यूशन। और आपको गिवन क्या है, गिवन है द कंडक्टिविटी यानी K ऑफ 0.1 मोलर KCl solution is 1.29 साइमन्स मीटर इनवर्स। पहले तो ढंग से आराम से क्वेश्चन पढ़िए, जल्दी कुछ नहीं है, आराम से क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या दिया है और क्या आपको फाइंड करना है। तो आपको एक ही सेल में पहले भरा KCl, दोबारा भी KCl भरा, दो अलग अलग कंसंट्रेशंस थी, दो अलग अलग कंसंट्रेशन थी और दो अलग अलग रेजिस्टेंस भी आएंगे, कंसंट्रेशन अलग अलग होगी, रेजिस्टेंस भी अलग अलग होंगे। तो हम क्या करते हैं कि जब हम सॉल्व करेंगे तो हम पहले डाटा कुछ लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। क्या डाटा है हमारे पास, हमारे पास है पहला है KCl का सॉल्यूशन और उस KCl के सॉल्यूशन का R1 यानी रेजिस्टेंस दिया है आपको 100 ओम और कंसंट्रेशन यानी C आपको दी है उसकी 0.1 मोलर और उसका K स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी दिया है 1.29 और ध्यान से यहाँ यूनिट का थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, साइमन्स मीटर इनवर्स दिया हुआ है, ठीक है बेटा। फिर से आपने उसी सेल को लिया लेकिन KCl भी वही भरा लेकिन रेजिस्टेंस बदल दिया, दैट इज R2 हो गया, R2 है इस बार 520 ओम, ध्यान से समझ लेना। इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, कंसंट्रेशन है 0.02 मोल्स पर लीटर, मोलैरिटी। आपको इस वाले सॉल्यूशन के लिए एक तो K बताना है कितना होगा और दूसरा बताना है इसके लिए मोलर कंडक्टेंस कितनी होगी, कैसे निकालें। यू ऑल आर अनम्यूटेड, लिख लिया बेटा, इतना समझ आया कि हमने दिया क्या क्या है और हमें फाइंड क्या करना है, कोई डाउट तो नहीं बेटा इतने पॉइंट पर। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो एक तो हम क्वेश्चन करते हैं, आप अब सभी को अनम्यूट किया हुआ है। अब इतना डाटा आप सबने देख लिया, इतना हमें यहाँ पर समझ आ गया बेटा कि हमारे पास अगर सेल वही है, वही सेल हम यूज़ कर रहे हैं, तो सेल के सेल कांस्टेंट यानी G स्टार की वैल्यू L/A की वैल्यू नहीं बदलेगी और इतने डाटा से हम L/A की वैल्यू निकालकर यहाँ प्लेस कर सकते हैं और अगर L/A की वैल्यू हम वही प्लेस करेंगे तो हम आसानी से K तक पहुँच सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस दिया है। मेरी बात आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही है तो हैंड रेज करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ फिर से। एक ही सेल था तो उस सेल का ना तो सेल का गैप एनोड और कैथोड के बीच में बदल सकते हैं हम और ना ही उस सेल का हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदल सकते हैं, उसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट बदल सकते हैं। इस बार तो हमने इलेक्ट्रोलाइट भी सेम रखा लेकिन कंसंट्रेशन बदल दी, इसीलिए रेजिस्टेंस भी डिफरेंट आया। तो नाउ वी आर गोइंग टू चेंज द पेज। सबने नोट कर लिया होगा प्रीवियस पार्ट को। तो पहले KCl के सॉल्यूशन की हेल्प से हम जो रिलेशन होता है R इज इक्वल्स टू रो L/A, जिसमें L/A को हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट, ये L/A या G स्टार निकाल सकते हैं। कैसे निकालें, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दी हुई है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है आपको 100 ओम्स और रो की वैल्यू नहीं दी तो कोई बात नहीं, रो की जगह हम 1/K लिख लेते हैं इंटू G स्टार यानी सेल कांस्टेंट हो गया। तो G स्टार की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पर बेटा 100 इंटू K और K जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.29 साइमन्स मीटर इनवर्स। तो ये हो गया 100 इंटू 1.29 वैल्यू, तो ये वैल्यू हो गई 129
साइमन्स मीटर इनवर्स, ये वैल्यू जी स्टार के। अब आपको यही जी स्टार या सेल कांस्टेंट दूसरे वाले KCl के लिए भी यूज कर लेना है, जिसकी कंसंट्रेशन थी 0.02 मोलर। तो अब अगर हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे K की, तो हमारे पास आएगा R इज इक्वल टू 1/K इंटू जी स्टार, और K हो जाएगा हमारे पास G स्टार बाय R। तो G स्टार की वैल्यू है 129 और ये वैल्यू है रेजिस्टेंस 520। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर यूज करते हैं। हाँ जी, लगभग आती है 248 इंटू 10⁻³ ये K की वैल्यू आती है बेटा। और K की यूनिट क्या बनेंगी इस बार, साइमन्स मीटर इनवर्स। एक हम करेक्शन कर लें जरा, ये G स्टार था, L/A था, तो यहाँ यूनिट बनेंगी मीटर इनवर्स। ठीक है बेटा, ये यूनिट आ गई। अब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। यहाँ तक समझ आया तो बताइए बेटा, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? क्लियर है? ओके, अब थोड़ा सा हम और मॉडिफाई करते हैं। देखो बेटा, अब हमें K की यूनिट तो मिल गई। अगर हम यहाँ पर लैम्डा m निकालते हैं तो लैम्डा m होता है हमारे पास K/Cm, और K/Cm के अकॉर्डिंग ही हम फॉर्मूले को असाइन करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। यस बेटा बोलो। सर यस सर जो लैम्डा लैम्डा m वाले फॉर्मूले में K है और जो ऊपर K लिखा वो सेम है? हाँ जी बेटा, वो सेम है। लैम्डा m का K सर वो वो तो सर कंडक्टिविटी होती है और ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। नहीं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी एक ही टर्म को तो बोलते हैं। स्पेसिफिक सर रेजिस्टेंस और मुझे लगता है रेजिस्टिविटी एक ही टर्म होती है ना। नहीं सर, मेरे को पता नहीं था कंडक्टिविटी वाला। अरे हमने बताया पिछली क्लास में। मेरे को कंफ्यूजन सी। चलो अब ठीक है बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी आर द सेम टर्म। ओके सर। राइट, अब तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। नो सर। ओके, तो अब आपको फिर बोलती बंद कर देते हैं। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि हम यूनिट पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं इस केस में। तो अब अगर हम वैल्यू रखेंगे तो बेटा K की वैल्यू तो है ये, और वो भी साइमन्स मीटर इनवर्स में, और कंसंट्रेशन है ये। तो आपको कंसंट्रेशन अब बदलनी पड़ेगी, मोल पर लीटर को मोल पर मीटर क्यूब में लाना पड़ेगा बेटा। तो हमें ये वैल्यू बदलनी पड़ेगी बेटा। तो यहाँ तो हमारे पास हो जाएगा साइमन्स मीटर इनवर्स, और डिवाइड बाई होगा हमारे पास मोल मीटर पर मीटर क्यूब, ऐसे। तो अब कोई मुझे बदल कर दे सकता है बेटा? 0.02 मोल्स डिवाइड बाई लीटर को मोल्स पर मीटर क्यूब में मैं कैसे बदलूं? 0.02 इंटू 10⁻³ मोल्स पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं, या कोई डाउट है किसी को? किसी को भी डाउट हो तो बता देना बेटा। 20 मोल्स पर मीटर क्यूब आ गया। नहीं है डाउट, ठीक है। तो बेटा अब हम यहाँ पर या यहाँ अलग से लिख लेते हैं, लैम्डा m K की यूनिट हमारी पास वही SI सिस्टम में आ गई, और K की वैल्यू कितनी है हमारे पास?
k की वैल्यू है 248 इंटू 10⁻³ और लैम्डा c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इस कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, और टोटल अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा लगभग ये 124 इंटू 10⁻⁻⁴ और यूनिट बन जाएंगी साइमन्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लास्ट क्लास में हम सब डिस्कस कर चुके हैं यूनिट को लेकर के, लास्ट लेक्चर में। तो यूनिट को यहां पर आपने ठीक से ध्यान रखना है बेटा। तो अब हम बात करेंगे इफेक्ट, किसके इफेक्ट की, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन किस पर, ऑन कंडक्टेंस, जिसको हम C या G से लिखते हैं, K पर दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस पर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन इन सभी क्वांटिटीज पर। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन का मतलब हुआ कि अगर हम गिवन इलेक्ट्रोलाइट में, जो हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, उसके अंदर हम और सॉल्वेंट ऐड करते चले जाएं और सॉल्वेंट बढ़ाते चले जाएं, इकट्ठा करते चले जाएं, तो कैसा वेरिएशन आएगा। देखो बेटा, हमारे पास जो भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, जैसे मान लेते हैं KCl का सॉल्यूशन है, तो KCl का सॉल्यूशन होने का मतलब हुआ कि हमारे पास एक चैम्बर है, कंटेनर है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इसी के अंदर हमने भर दिया KCl का सॉल्यूशन, और ये हमने मान ले ऐसे फिल कर दिया KCl का सॉल्यूशन। इसके अंदर हमारे पास K आयन भी है और Cl नेगेटिव भी है, इस तरीके से। अब बाहर से आप क्या करते जा रहे हो, बाहर से आप और ज़्यादा सॉल्वेंट ऐड करते जा रहे हो, सॉल्वेंट को ऐड करते जा रहे हो। अब यहाँ ध्यान से देखने की बात यह है बेटा कि KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका डिसोसिएशन कंप्लीट होगा। कंप्लीट होगा तो आपको K प्लस आयन और Cl नेगेटिव आयन, आपको K प्लस आयन और Cl नेगेटिव आयन कंप्लीटली मिलेंगे। 100% डिसोसिएशन, अल्फा की वैल्यू 100% है, राइट। अब हम क्या देखते हैं कि अगर हम सॉल्वेंट मिला भी दें तो हम नंबर ऑफ आयंस तो नहीं बढ़ा रहे, दैट इज नंबर ऑफ आयंस सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, उनका कोई चेंज नहीं होगा, वो नहीं बढ़ने वाले, ना घटने वाले ना बढ़ने वाले हैं। लेकिन जैसे जैसे आप सॉल्वेंट मिलाते जाएंगे तो इन पोटेशियम और क्लोराइड आयन के लिए अवेलेबल वॉल्यूम, अवेलेबल स्पेस बढ़ता जाएगा। मतलब पहले जितने अमाउंट में, मान लेते हैं 500 ml में हमने KCl को डिसॉल्व किया हुआ था और आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ाया तो अब K प्लस और Cl नेगेटिव के बीच में सॉल्वेंट और ज़्यादा होगा। इससे क्या होगा, जो K प्लस है और Cl नेगेटिव है, क्योंकि अवेलेबल वॉल्यूम बढ़ गया तो इनके बीच में गैप बढ़ता चला जाएगा, इंटर आयनिक डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी, दूर जाते जाएंगे। और जब ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो धीरे धीरे वीक पड़ता जाएगा। डिस्टेंस बढ़ेगी तो अट्रैक्शन फोर्स वीक होता जाएगा। ठीक है बेटा, यस लालप्रीत बोलो। बोलो सर बेटा। यस सर ये क्यों होता है सर डिस्टेंस इंक्रीज? बेटा, क्योंकि जो पोटेशियम और क्लोराइड आयन हैं वो एक जगह नहीं होते, दे आर रेंडमली मूव करते हैं, रेंडम मूव करते रहते हैं। यस सर। जैसे वैसे ही है, जैसे टीचर क्लास में होता है तो आप अपना क्लास में कन्फाइंड रहते हो, और जैसे ही हम गए तो आपका मूवमेंट बढ़ गया। तो अब आप पूरी लॉबी में घूम रहे हो, ऊपर कॉरिडोर में घूम रहे हो, नीचे कॉरिडोर में घूम रहे हो, मतलब आपके लिए घूमने का स्पेस बढ़ गया। बढ़ गया ना? नंबर ऑफ यस सर। स्टूडेंट तो वहीं रहे। हाँ सर, मतलब सर कैसे बढ़ गए? कैसे बढ़ गया मतलब?
अरे भाई ये देखो, अगर ये था हमारे पास, हाँ, तो इतना पानी था पहले, मान लें इतना पानी था बेटा, यस सर। तो पोटेशियम और क्लोराइड आयन इतने स्पेस में ही घूम सकते थे। यस सर। अब आपने क्या किया कि ये लीजिए, कंटेनर तो वहीं का वहीं रखा, और उसके अंदर जो पानी था, वाटर था, वो आपने बढ़ा दिया, इतना कर दिया। यस सर। तो अब पोटेशियम और क्लोराइड आयन को मूव करने के लिए जो जगह मिली वो पहले से ज़्यादा मिल गई। यस सर। तो इंटर आयनिक गैप बढ़ गया, कम हो गया? सर वो तो सर के प्लस को भी उतनी ही मिली है जितनी सी एल नेगेटिव को मिली है। तो वही तो मैंने कहा आपसे कि इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ गया। अच्छा, मुझे लग रहा था कोई फोर्स लग रही है। नहीं नहीं, फोर्स तो हमने कहा ही नहीं, बल्कि फोर्स तो कम हो रही है। जब आयंस दूर चले जाएंगे तो इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? वीक हो कम जाएगा, होगा। है ना। अब हम कह सकते हैं कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस सर। और अगर पानी इतना हम डाल दें कि पोटेशियम और क्लोराइड इतनी दूर दूर घूमने लगे कि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ही ज़ीरो हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। यस सर। तो अब पोटेशियम और क्लोराइड के बीच में जब कोई अट्रैक्शन फोर्स ऑपरेट ही नहीं रहेगी, तो क्लोराइड को अगर अपने इलेक्ट्रोड पर जाना है यहाँ पर, और यहाँ क्लोराइड को अपने इलेक्ट्रोड पर जाना है, यहाँ से मतलब है कि जब इनके बीच में गैप कम था तो अट्रैक्शन ज़्यादा थी बेटा। यस सर। और अट्रैक्शन अगर इनके बीच में ज़्यादा है आपके पास, तो क्लोराइड आयन या पोटेशियम आयन भी अगर मूव करना चाहता है, या क्लोराइड आयन मूव करना चाहता है, तो वो उतना फ्रीली मूव नहीं कर सकता जितना फ्रीली इस कंडीशन में मूव करेगा, क्योंकि अब क्लोराइड ने और पोटेशियम आयन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत वीक हो गई। तो फ्री मूवमेंट या इजी मूवमेंट हमारे पास इस केस में मिलेगा, लास्ट वाले केस में, जब वीक अट्रैक्शन फोर्स है, या इससे भी अच्छा तब मिलेगा जब पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन इतनी दूर पहुंच चुके होंगे कि इनके बीच में कोई अट्रैक्शन ही ना रहे। तो ये बहुत आसानी से मूव करेंगे, और जितना आसानी से चार्ज मूव करता है उतना ही उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस ज़्यादा होती है। तो ऑन डाइल्यूशन द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन विल इंक्रीज वेदर इट इज़ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्यों बढ़ती है? आयंस नहीं बढ़ते, लेकिन इनके बीच में इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ गया, और इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ने से आयंस का अपने अपने इलेक्ट्रोड्स पर जाना, मूव करना आसान होगा। इसीलिए कंडक्टेंस, सॉरी, यस, कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, राइट। इसी कंसेप्ट को अब हम किसी अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए समझे बेटा, CH3COOH। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है भैया, ये तो एसिटेट आयन और H+ आयन जनरेट तो करेगा, लेकिन क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो नंबर ऑफ आयंस तो कम होंगे, वीक है तो नंबर ऑफ आयंस कम होंगे। और अब आपने क्या किया, इसके अंदर पानी या सॉल्वेंट ऐड करना शुरू कर दिया। अब अगर इसके अंदर आप वाटर को ऐड करते चले जाएंगे, अगर आप इसके अंदर वाटर को ऐड करते चले जाएंगे, यहां पर वाटर ऐड करते जाएंगे, तो होगा क्या कि अब भी एसिटेट आयन और H+ आयन के बीच में गैप, डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। और अगर इनके बीच में गैप बढ़ता जाएगा तो इनका अट्रैक्शन फोर्स वीक होता जाएगा, और अगर अट्रैक्शन फोर्स वीक होता जाएगा तो बैकवर्ड रिएक्शन तो कम रहेगी और फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा रहेगी। और बैकवर्ड रिएक्शन कम है, फॉरवर्ड ज़्यादा है, आगे ही आगे जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करते जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। और अगर हम
इस कंसेप्ट को अपने 11th के ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से मिला दे तो भी कोई गलत नहीं है। केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहता है कि अगर हम डाइल्यूशन करते चले जाएं, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते चले जाएं, तो अल्फा या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता चला जाता है, और बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन पर अल्फा अप्रोचेस टू 1 या 100%, यानी ये वीक नहीं, कैसा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है। तो अब अगर हम यहाँ पर वीक में देखें, वीक इलेक्ट्रोलाइट में, तो यहाँ दो काम हो गए बेटा। स्ट्रॉन्ग में सिर्फ इंटरआयनिक गैप बढ़ा था, इस बार अल्फा बढ़ने से नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ गए और गैप भी बढ़ गया। अब आयंस ही तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, आयंस बढ़ते जाएंगे, उनके बीच में गैप बढ़ता जाएगा, तो उनके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन है वो बहुत तेजी से बढ़ता चला जाएगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, कंडक्टेंस ने तो बढ़ना है। वीक में थोड़ा स्लो बढ़ेगी क्योंकि वो सिर्फ डिस्टेंस की वजह से बढ़ी थी, डिस्टेंस कम हो गया था, अट्रैक्शन फोर्स वीक हो गई थी, तो मूवमेंट आसान था। लेकिन अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को देखें तो इसमें गैप बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ गए, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो नेचुरली कंडक्टेंस बढ़ेगी। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोथ विल इंक्रीज द कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन। आई थिंक इट इज क्लियर। अब हमारे पास दूसरी टर्म आती है, सेकेंड टर्म आएगी बेटा। सेकेंड टर्म क्या है? सेकेंड टर्म है हमारे पास के वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और द कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और द कंडक्टिविटी, ये वो वैल्यू है, या बाय द डेफिनेशन अगर हम इसकी बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये यहां पर पूरा अपने आप को डिफाइन कर ले जाता है बेटा। अगर हम डाइल्यूशन करते चले जा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम नेचुरली डिक्रीज होते जाएंगे। आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होते जाएंगे। जैसे अगर हमारे पास मान ले पहले 100 आयंस थे, मान लेते हैं 100 आयंस थे 1 लीटर में, तो आपने सिर्फ डाइल्यूशन करना है, मतलब वॉल्यूम बढ़ा देना है। तो आपने वॉल्यूम बढ़ाकर वॉल्यूम V1 जो 1 लीटर था, इसको चेंज करके पहुंचा दिया, पता चला V2 इज इक्वल्स टू 2 लीटर। तो अब हमारे पास हो जाएंगे सिंपल 50 आयंस पर लीटर। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और जैसे जैसे आप डाइल्यूशन कर रहे हैं वैसे वैसे आप नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम करते जा रहे हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की वैल्यू, के की वैल्यू डिक्रीज करती है, के की वैल्यू डिक्रीज करती है विद डाइल्यूशन। सी की वैल्यू या जी की वैल्यू इंक्रीज करती है विद डाइल्यूशन। देख लो बेटा, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। फिर हम नेक्स्ट टर्म पर आते हैं, लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू। अब हम बात करते हैं बेटा मोलर एंड द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, लैम्डा एम एंड लैम्डा ई क्यू की बात करते हैं, लैम्डा एम एंड द लैम्डा ई क्यू। तो जो मोलर कंडक्टेंस है या जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, ऐसे अगर हम पहले ही बता दें कि बोथ इंक्रीज, बोथ इंक्रीज विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के साथ दोनों इंक्रीज करते हैं। एज सच तो ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, लेकिन हम थियोरेटिकली भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ज़रूर कोशिश करते हैं। हमने अभी एक ये फॉर्मूला लिखा था बेटा, अगर आपको याद हो।
लैम्डा ई क्यू का फॉर्मूला भी ऐसे ही था, बस वी एम की जगह वी ई क्यू आ जाएगा। ये तो वॉल्यूम था, ये वाला वॉल्यूम है और ये भी वॉल्यूम है। तो हम तो सीधे सीधे v बढ़ाते चले जा रहे हैं, v बढ़ाते चले जा रहे हैं क्योंकि डाइल्यूशन कर रहे हैं, और v बढ़ा रहे हैं तो लैम्डा m बढ़ना है, लैम्डा ई क्यू भी बढ़ना है। लेकिन आप क्वेश्चन कर सकते हो कि सर अभी आपने बताया था कि k डिक्रीज होता है v के साथ, तो k तो डिक्रीज हो रहा है बट इंक्रीज इन वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम या इक्विवेलेंट वॉल्यूम more than the, and it compensate more than compensate the decrease in value of k। मतलब k की जितनी डिक्रीज है उससे ज़्यादा इंक्रीज वॉल्यूम में होता है। यानी वॉल्यूम आप बढ़ाते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, तो k डिक्रीज तो होता है लेकिन उतना डिक्रीज नहीं होता जितना वॉल्यूम इंक्रीज होता है। मतलब प्रोपोर्शन में इंक्रीज और डिक्रीज नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाया तो k डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम बढ़ाया k डिक्रीज हुआ। तो वॉल्यूम इंक्रीज ज़्यादा है, k डिक्रीज कम है, तो नेट लैम्डा ई क्यू इंक्रीज आता है। वॉल्यूम इंक्रीज ज़्यादा है, k डिक्रीज कम है, तो नेट लैम्डा ई क्यू एक्सपेरिमेंटली इंक्रीज आता है। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, सिर्फ इतना है कि मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, क्योंकि एक थ्योरेटिकल या एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है तो इसलिए कोई नहीं पूछेगा, और पूछेगा भी तो इसी में कहेंगे कि हम जो वॉल्यूम हम इंक्रीज करते हैं वो आसानी से कंपनसेट करके ऊपर चला जाता है जो डिक्रीज हुआ है k की वैल्यू में। तो k डिक्रीज है, मोलर वॉल्यूम इंक्रीज है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम इंक्रीज है, तो मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोथ आर गोइंग टू इंक्रीज, दोनों इंक्रीज करते हैं, राइट? चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, कैसा भी इलेक्ट्रोलाइट हो, इलेक्ट्रोलाइट कैसा भी हो बेटा। चलिए फिर अब हम बात करते हैं डिबाई हकल ओनसागर इक्वेशन की। ये एग्जैक्टली हमें एक रिलेशन बताता है कि मोलर कंडक्टेंस कंसंट्रेशन के साथ कैसे कैसे बदलती है, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा थियोरेटिकल ही है, और वो है इसके बाद न्यूमेरिकल आएगा। डिबाई हकल ओनसागर इक्वेशन क्या है? डिबाई हकल ओनसागर इक्वेशन है हमारे पास लैम्डा m at concentration C is equal to lambda m at concentration 0 या डाइल्यूशन इनफाइनाइट, सभी बताते हैं क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, a√c। ये डिबाई हकल ओनसागर इक्वेशन है। तो हर टर्म को एक्सप्लेन करते हैं बेटा। लैम्डा एम सी, ये तो है हमारे पास मोलर कंडक्टेंस। क्या है? मोलर कंडक्टेंस। एट कंसंट्रेशन C, जब हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन C होगी उस समय मोलर कंडक्टेंस है। और लैम्डा m इनफाइनाइट रिप्रेजेंट करता है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और बेटा जी अगर डाइल्यूशन इनफाइनाइट है तो कंसंट्रेशन विल टेंड्स टू ज़ीरो, इसीलिए हम इसको लैम्डा m ज़ीरो भी लिख देते हैं। इनफाइनाइट लिखा है तो डाइल्यूशन बता रहा है, ज़ीरो लिखा है तो कंसंट्रेशन बता रहा है। मीनिंग दोनों का सेम ही है, चाहे ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं है। ये है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और ये है मोलर कंडक्टेंस एट ज़ीरो कंसंट्रेशन, एक ही मतलब है। अब रूट C या C है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बच गया A हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर। नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम इलेक्ट्रोलाइट के लिए आसानी से इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो A इज अ कांस्टेंट
A is a constant, value depend on nature of electrolyte and solvent, इन पर डिपेंड करता है। अब टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास कैसे हैं या कैसे हो सकते हैं। देखो, अब जब बात करेंगे हम, तो हमने कहा ना नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब हम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में बात करें, जैसे आपके पास है मान लो NaCl टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो ये है प्लस और ये है माइनस। सोडियम भी यूनिवेलेंट है और क्लोराइड भी यूनिवेलेंट है, दोनों यूनिवेलेंट है। तो हम इसको बोलते हैं यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, बल्कि दो बार लिखते हैं, यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट मतलब 1 डैश लगाकर 1 लिख सकते हैं। 1 का मतलब यूनिवेलेंट है। आप कोई और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपने मान लो लिया मैग्नीशियम का ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम +2 हो गया और ये -2 हो गया, तो ये होगा हमारे पास बाईवैलेंट। बाईवैलेंट तो इसमें हम लिख देते हैं 2 and 2। अब कोई बाईवैलेंट और कोई मोनोवैलेंट भी हो सकता है बेटा, जैसे हमने लिखा CaCl2, तो कैल्शियम तो है हमारे पास बाईवैलेंट और क्लोराइड है यूनिवैलेंट, तो हम इसको लिख सकते हैं बाई यूनिवैलेंट। और सिंबॉलिकली लिखे तो 2 1 लिख सकते हैं। आपके पास हो सकता है Na2SO4 या K2SO4, तो सोडियम है हमारे पास प्लस में और सल्फेट है -2, यानी ये यूनिवैलेंट ये बाईवैलेंट, तो आप इसको लिख सकते हो यूनी बाईवैलेंट। दैट इज 1 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये ए वैल्यू हमारी इन्हीं पर डिपेंड करती है। देख लो बेटा, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी बेटा, जो डिबाई-हकल-ओहनसागर इक्वेशन है, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास था मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस A√C। राइट। और अब अगर हम इसमें एक ग्राफ प्लॉट करें, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें हम √C वर्सेस मोलर कंडक्टेंस का ग्राफ लें किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक एस KCl, HCl, H2SO4 या किसी के लिए भी, तो ये आपको K+ और Cl नेगेटिव की फॉर्म में मिल जाएगा। जरा ग्राफ को देखकर बता सकते हो कि ग्राफ कैसा आना चाहिए बेटा, कंसंट्रेशन के साथ मोलर कंडक्टेंस का वेरिएशन कैसा होना चाहिए। देखकर बताओ बेटा, एनीवन कैन टेल। हाँ जी, लालप्रीत बोलिए। वीरेन? स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन नेगेटिव, स्ट्रेट लाइन विद द नेगेटिव स्लोप आएगा। क्लियर है इतना पॉइंट? यस सर। अच्छा, तो ग्राफ तो यही बता रहा है हमें कि स्ट्रेट लाइन आएगी विद द नेगेटिव स्लोप आएगी। ठीक है बेटा, गुड। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ हम बिल्कुल ग्राफ भी प्लॉट कर देते हैं। लालप्रीत लोअर योर हैंड। हाँ ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ ग्राफ भी प्लॉट कर देते हैं। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक्चुअल हमें जो ग्राफ मिलता है वो कुछ ऐसा सा मिलता है बेटा। तो नेगेटिव स्लोप तो है या ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन कर रहे हो वैसे वैसे ना तो पोटेशियम आयन बढ़ पा रहे हैं ना ही क्लोराइड बढ़ पा रहे हैं। अभी हमने डिस्कस किया था
क्योंकि KCl कैसा इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग। और अगर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं हो रहे, K प्लस भी नहीं बढ़ रहा है, क्लोराइड भी नहीं बढ़ रहा है, तो भैया मोलर कंडक्टेंस कैसे बढ़ जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ एक काम ज़रूर हो रहा है कि इनका इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ रहा है, और इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ने से इनकी कंडक्टेंस पर बहुत स्लाइट सा इंक्रीज हमें दिखाई दे रहा है। और जब हम कंसंट्रेशन को बहुत कम कर ले जाएंगे यानी ज़ीरो कर लेंगे, तो ये ग्राफ ऑलमोस्ट यहाँ टच कर जाएगा। एक्सट्रापोलेट कर लिया हमने इस ग्राफ को ऐसे, और जहाँ हमने इसको टच कर दिया, एक्सट्रापोलेट कर दिया इस ग्राफ को, वो बता रहा है कि कंसंट्रेशन ज़ीरो हो गई, और कंसंट्रेशन ज़ीरो पर जो मोलर कंडक्टेंस होती है वो होती है लैम्डा m इनफाइनाइट या लैम्डा m एट ज़ीरो कंसंट्रेशन। ऐसा ग्राफ आता है। ये ग्राफ आपको किसके लिए मिलता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए।